एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आपका कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल में। मैं ऋचा प्रस्तुत कर रही हूँ कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हर बुधवार को प्रसारित होता है और इसमें हम आपको मिलवाते हैं एक कलमकार से, जहां हम आमंत्रित करते हैं देश के जाने माने कलमकारों को। वहीं हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके ही एक ऐसे सह कलमकार से जिन्होंने हमारी मासिक प्रतियोगिताएं जीती होती हैं या वो हमारी मासिक प्रतियोगिता के विजेता होते हैं। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों आज मेरे साथ हैं केकेजे साहित्य रत्न लोकप्रिय श्रेणी के विजेता कवि दिनेश भार्गव भानु जी। दिनेश जी से मिलने से पहले मैं आप लोगों को उनका एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहती हूँ। ओजस्वी कवि के रूप में जाने जाने वाले कवि दिनेश भार्गव जी भानु नाम से लिखते हैं और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी भोपाल के पास बिसोरिया स्थान से आते हैं। दिनेश जी ने कला वर्ग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और अभी स्वतंत्र व्यवसायिक के रूप में कार्य करते हैं। साहित्यिक रुचि इनकी बचपन से ही थी, लेकिन सक्रिय रूप से लिखना दिनेश जी ने 2001 में शुरू किया। इनकी रचनाएं छंदबद्ध होती हैं और रचनाओं में हर एक चीज का भाव बहुत ही खूबसूरती के साथ ये प्रकट करते हैं। इनके 2 काव्य संग्रह छंदावली और विरह प्रेम प्रकाशित भी हो चुके हैं। साहित्यिक प्रेम के अलावा इनकी अभिनय और सामाजिक कल्याण में भी रुचि है। अगर अनुभव की बात करूं तो दिनेश जी को राष्ट्रीय कवियों के साथ मंच साझा करने का खासा अनुभव है और ये कई संचालन भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, दिनेश जी के बारे में और अधिक जानते हैं, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में और अधिक जानते हैं, इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर दिनेश जी को। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में एक शाम कलमकारों के नाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद जी। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की ओर से कि आपने केकेजे साहित्य रत्न की जो लोकप्रिय श्रेणी की प्रतियोगिता है वो जीती है। वैसे तो विजेता बनके हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मैं प्रश्न यहीं से शुरू करूंगी कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, अपनी अनुभूति को थोड़ा सा बताइए। जी ऋचा जी, आपके प्रश्न का उत्तर दूं इससे पहले मैं 4 पंक्तियां मां भगवती के चरणों में रखना चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम। मां भगवती के चरणों में इन पंक्तियों से मेरा प्रणाम निवेदित हो कि मां तू शक्ति महाशक्ति ममता की प्रतिमूर्ति, लाड़ और दुलार अपने भानु पे दुलार दे। कि मां तू शक्ति महाशक्ति ममता की प्रतिमूर्ति, लाड़ और दुलार अपने भानु पे दुलार दे। ओ कब से खड़े हैं तेरी आस में अधूरे अंबे, आज अभिलंब काज सारे मां सवार दे। कि लेखनी लिखे सदा ही शारदे स्वराष्ट्र गीत, हृदय में बीणा पाणी ऐसे सुविचार दे। कि लेखनी लिखे सदा ही शारदे स्वराष्ट्र गीत, हृदय में बीणा पाणी ऐसे सुविचार दे। और धर्म संस्कृति सभ्यता के जो विरुद्ध बोले, कर की कृपाण कोरे कंठ में उतार दे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं जी। आपने जैसा कि कहा केकेजे साहित्य रत्न में विजेता बनने के बाद मुझे कैसी अनुभूति हो रही है, तो इसका तो मैं किन शब्दों में मतलब बोलूं ऋचा जी। बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मैंने बहुत ही अच्छे राष्ट्रीय लेवल के कवियों के साथ मंच साझा किए हैं, किंतु कलम के जादूगर के मंच पर आकर ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बड़ा संसार मिल गया है
और इस संसार में आकर जो अलग अलग रचनाकारों से भेंट हुई, अलग अलग रसों से मेरा सामना हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं कलम के जादूगर की जो पूरी टीम है और श्रेय जी ने उस टीम को ऐसे बांधा है, जिसकी जहां उपयुक्त जरूरत थी उनको वहां पर रखा है। इसके लिए मैं श्रेय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका ये चैनल, ये ग्रुप बहुत ही उत्तर वृद्धि करे। और मुझे पुनः मैं ये कहूंगा कि बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है इस ग्रुप से जुड़कर और केकेजे साहित्य रत्न का ये विजेता बनने पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे श्रेय सर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कि हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं वो कुछ सीख सकें, कुछ अच्छा कर सकें। सर, केकेजे साहित्य रत्न में जो मुक्तक थे वियोग श्रृंगार पर, बहुत उम्दा प्रस्तुति थी आपकी, तो क्यों न वो मुक्तक आप हमें सुना दीजिए। जी 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 बिल्कुल। वो मुक्तक मैंने तुरंत ही लिखकर, और चूंकि विषय दिया जाता है आपके उसमें कंपटीशन में, तो उस विषय पर चूंकि मैं विरह पर बहुत कम लिखता हूँ, एक संग्रह मेरा केवल प्रकाशित हुआ है छंदावली के बाद। मेरी मुख्य विधा तो ओज है, और ओज में मैं राष्ट्रीयता के प्रति, देशभक्ति के प्रति लिखता हूँ अधिकतर। लेकिन जैसा कि मुझे विषय दिया गया था, उस पर मैंने 2 मुक्तक तैयार कर और वो लिखे थे। उन मुक्तक को सुनाने से पहले, चूंकि मुझे इन्हीं मुक्तकों ने विजेता बनाया है और जो वीडियो YouTube पर डला था उस पर मुझे खासा सपोर्ट मिला मेरे साथियों का, और उसमें लगभग 1.8 के व्यूज मुझे मिले हैं। उन सभी श्रोताओं को, उन वीडियो देखने वालों को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मुझे आपने सपोर्ट किया, और आपके अनुसार वो 2 मुक्तक मैं पेश कर रहा हूं। जी, स्वागत। वो तेरी याद में दिल की मेरी धड़कन ठहर जाना, वो तेरी याद में दिल की मेरी धड़कन ठहर जाना, किसी कमसिन कली मकरंद पर जैसे भ्रमर जाना, जिगर में दर्द का एहसास तेरा आज तक भी है, जिगर में दर्द का एहसास तेरा आज तक भी है, याद आता मधुर मुस्कान से तेरा कहर ढाना, याद आता मधुर मुस्कान से तेरा कहर ढाना। और अगला मुक्तक है, मेरी धड़कन तेरी सांसों के बिन अब चल नहीं सकती, मेरी धड़कन तेरी सांसों के बिन अब चल नहीं सकती, लहर होकर कभी सागर से तन्हा चल नहीं सकती, लहर होकर कभी सागर से तन्हा पल नहीं सकती, विरह की वेदना तड़पन यहाँ मुझको रुलाती है, विरह की वेदना तड़पन यहाँ मुझको रुलाती है, आंसुओं के भंवर में छोड़ तू खुश हो नहीं सकती, आंसुओं के भंवर में छोड़ तू खुश हो नहीं सकती। बहुत खूबसूरत रचना दिनेश जी, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया है। जो आपको 1.8 के व्यूज मिले हैं वो आपके लेखन और प्रस्तुतिकरण दोनों पर मिले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जी। सर, जैसे कहा जाता है कि कविता एक नैसर्गिक गुण होता है, इस भाव को बाहर लाने के लिए कई बार कुछ प्रेरणा किसी को मिलती है या प्रेरक तत्व होते हैं, तो ऐसी क्या बात थी या किस चीज ने आपको प्रेरित किया
आपके कविता लेखन की ओर जो आप बढ़े। जी मैम, कविता लेखन के बारे में मैं ये कहूंगा कि मुझे पारिवारिक मतलब ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मेरे परिवार में कोई कवि रहा हो। जी जी। परंतु एक संयोग ही मानिए, इसे बहुत ही अच्छा संयोग है। और वो घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मेरा काव्य लेखन 2001 में शुरू हुआ, और 2001 से पहले मुझे कविता के बारे में ABCD छोटा बड़ा कुछ भी नहीं आता था। और अभी भी मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, बहुत ज्यादा मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, बस यूं ही लिखता रहता हूँ। तो 2001 में क्या हुआ, हमारे मकान में एक फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जी। एक संस्था है फैमिली प्लानिंग की। उसके सीईओ एक अधिकारी थे, वो हमारे मकान में रहते थे। तो उनका कोई प्रोग्राम था भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। उनको एक टारगेट दिया गया था कि आप 16 लड़के यहाँ पर लेके आएंगे आपके क्षेत्र से। उनका क्षेत्र रहता था जहां जहां वो प्रचार करते थे, तो उनसे 16 लड़कों को बुलवाया गया था। उनने बहुत कोशिश की, जिस डेट को वहां जाना था, एक प्रोग्राम था 3 दिन का, तो उनके पास वो 16 लड़के एकत्रित नहीं हुए। तो जब मुझसे उनने बोला कि अब भानु जी, आपका फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा है, तो आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मुझे तो बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है वहां पे कार्यक्रम में कि आप क्या करते हैं, कैसा प्रचार करते हैं गांव गांव जाके कि आप 16 बंदे इकट्ठे नहीं कर पाए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करता हूँ। तो मैंने उन 16 बंदों को इकट्ठा किया, और तब जाके उनने मुझे बताया कार्यक्रम के बारे में कि भोपाल में एक कार्यक्रम है 3 दिन का, वहां रहना खाना ये वो बढ़िया मस्ती करेंगे, और कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होंगे वहां पे। तो हम लोग भोपाल चले गए, वहां पे एक बड़े से होटल्स में हम रुके, और वहां पे जब ये सारी चीजें शुरुआत हुई, तो उसमें भाषण प्रतियोगिता, खो खो प्रतियोगिता, और अनेक सारी प्रतियोगिताएं थी, और इसमें कविता प्रतियोगिता भी थी उसमें। तो सब में नाम पूरे 16 लड़कों के डाल दिए गए। बट वहां जब मेरा नंबर आया तो सारी कॉम्पिटिशन्स को मैंने निकाल लिया, और जब कविता की बारी आई तो मेरा नाम अनाउंस होने से पहले मुझे डर लगा, बहुत नर्वस था। मैंने कहा यार, कविता के बारे में मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन मेरे एक फ्रेंड थे, वो गांव में रहते थे, बहुत अच्छे परिचित थे मेरे, उनसे बातचीत हुआ करती थी, वो पहले से कविता लिखते थे। तो वो वहां बैठकर उसकी तैयारी करने लगे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा चंदन भैया, आप सीईओ साहब से कह के मेरा नाम कटवा दो इसमें से, कविता में से, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो कहले नहीं भानु जी, हाँ, जब मेरा भानु नाम भी नहीं था, कहले दिनेश जी हाँ कटवा देंगे। वो अपने व्यस्त रहे लिखने में, लेकिन टाइम निकला जा रहा था, मेरी नर्वसता बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। मैंने कहा यार क्या होगा, कहीं नाम अनाउंस हो गया तो फिर क्या सुनाऊंगा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा चंदन जी, आपकी कोई 4 लाइन मुझे लिख के दीजिए। तो उनने 4 किसी और कवि की वो 4 लाइन वो थी, आज भी मुझे याद है कि संस्कृति और शान वान मेरे भारत की कौड़ियों के बदले न गैर को थमाइए, कि संस्कृति और शान बान मेरे भारत की कौड़ियों के बदले न गैर को थमाइए, और मानते हैं भ्रष्टाचार आपका स्वभाव बना, किंतु नीचता की इस सीमा पे न जाइए, कि पैपा ने पूत कहलाने को कराया तुम्हें, उस माँ के दूध को यूं आप न लजाइए, कि पैपा ने पूत कहलाने को कराया तुम्हें, उस माँ के दूध को यूं आप न लजाइए, और डंकल का राज मत लाओ मेरे भारत में, लाजो सकते हो राम राज को ले आइए। तो ये पंक्तियां मुझे उनने लिख के दी, उनको मैंने गुरु बनाकर बस उनसे, आप जैसे कि कहीं प्रेरणा कहां से मिली, मेरी प्रेरणा, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ वो 4 पंक्तियां हैं। उन 4 पंक्तियों को आधार बना के मैंने वहां पे जो सब्जेक्ट थे 2, जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम था, और एक सब्जेक्ट था अशिक्षा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग निरक्षर हो रहे थे, उनको साक्षर करना था। तो उन दोनों पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और वहां पर सुनाई।
संयोग ये रहा कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया वहां पर। क्या बात क्या। और यही मेरी प्रेरणा रही। वहां से बहुत बल मिला कि यार जब मैंने पहली बार लिखा और मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ। तब से मैंने एक छोटी सी कोशिश शुरू कर दी थी। नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और नैसर्गिक जो गुण था उसको जैसे ही आपको अवसर मिला आपने विकास किया। बहुत अच्छी बात दिनेश जी। तो मैं जो कवि होता है उसको अपनी पहली रचनाओं से खासा लगाव होता है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी वही पहली रचना कोई भी उसकी पंक्तियां सुनाइए हमें। जी जी। अब चूंकि बहुत पुरानी है, 2001 में लिखी हुई थी, तो बिल्कुल मैं आपके समक्ष रखता हूं। वो उसका शीर्षक था जनसंख्या वृद्धि। जी। जनसंख्या वृद्धि पर वो कार्यक्रम था और जनसंख्या वृद्धि को रोकना था। जी। तब मैंने ये पंक्तियां लिखी थी, सुनिएगा। कि भारत में बढ़ती जनसंख्या की समस्या अब इसे और विकराल न बनाइए। कि भारत में बढ़ती जनसंख्या की समस्या अब इसे और विकराल न बनाइए। और मन में विचार करो मेरे युवा साथी गणों, पूर्वजों की गलतियों को तुम ना दोहराइए। और इस महाकाल को यदि शीघ्र नहीं रोका गया, हम क्या बच्चे भी हैं पेट न भर पाइए। कि इस महाकाल को यदि शीघ्र नहीं रोका गया, हम क्या है बच्चे भी ना पेट भर पाइए। और बच्चों की फौज जैसी इनने बनाई यहाँ, ऐसी लंबी लाइन साथी तुम ना लगाइए। और अगला है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, प्रगति फिर नहीं होगी। 18-21 से पहले शादी न कराइए। कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, प्रगति फिर नहीं होगी। 18-21 से पहले शादी न कराइए। वो छोटा होगा परिवार, खुशियां मिलेंगी निरी। कि छोटा होगा परिवार, खुशियां मिलेंगी निरी। इस मूल मंत्र को यूं भूल मत जाइए। और अंतिम 4 लाइन इसकी, कि भारत के भारतीयों मेरे युवा साथी गणों, वृद्धि रोकने की तुम कसम उठाइए। कि भारत के भारतीयों मेरे युवा साथी गणों, वृद्धि रोकने की तुम कसम उठाइए। और सुखी समृद्ध यदि जीवन बनाना है तो FPAI से भानु आप जुड़ जाइए। बहुत सुंदर रचना दिनेश जी। ये संदेश तब जितना सार्थक था आज भी उतना ही सार्थक है। और इतनी अच्छी संदेश के साथ जो आपकी कविता है हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। तो सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप छंदबद्ध रचनाएं लिखते हैं, तो आजकल हमारे कवि जो नवोदित कवि हैं वो भी लिखना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारी कविता की विधाएं हैं या उसके काव्यात्मक सौंदर्य के लिए रस, छंद, अलंकारों का हम प्रयोग करते हैं, उनका कविता लेखन में कितना महत्व है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ऋचा जी। आपका जो YouTube चैनल है कलम के जादूगर जी, वो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। नवोदित कवियों के लिए जो मंच आपने प्रदान किया है बहुत ही अच्छा है। और कलम के जादूगर की जो शैली है काम करने की, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने नवोदित कवियों के हिसाब से ही उसको रखा है, शैली को, और विषयों को देते हैं। और उसमें रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदियां हैं कि आप इस तरह से लिखिए, ताकि आप नवोदित कवियों को ये तो पता चले कि हम गलतियां करते हैं। और मैं ये अक्सर नोट करता हूं, मैं भी छोटा सा कवि हूं, गलतियां करता रहता हूं। और हमेशा जीवन बहुत बड़ा होता है, कविता के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में हम गलतियां करते रहते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। नवोदित कवियों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज में हमको शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। जब हम इस क्षेत्र में हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई व्यवसाय करते हैं,
आप नौकरी करते हैं, ऑफिस में रहते हैं या काव्य के क्षेत्र में हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में अपने साथियों से, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो चूंकि अनुभवी होते हैं, हम यदि 2 वर्ष से काम कर रहे हैं, कोई 20 वर्ष से काम कर रहा है उस क्षेत्र में, तो उनसे हमें सलाह लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने वरिष्ठ कवियों से बिल्कुल सलाह लें, हम जो लेखन करते हैं उसको अपने वरिष्ठ कवियों को दिखाएं कि भाई इसमें क्या कमी है, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। कुछ नवोदित कवियों की रचनाओं को मैंने पढ़ा है और यहाँ भी छोटी छोटी गोष्ठियां मैं करता रहता हूँ। उनमें जो नवोदित लड़के लड़कियां हैं, कवि और कवित्री हैं, वो आते रहते हैं, बट उनमें कुछ लोगों में देखा है मैंने कि उनमें सीखने की ललक है। वो तुरंत कार्यक्रम के गोष्ठी के बाद पूछते हैं कि सर हमारा कैसा रहा, इसमें हमारी क्या गलतियां थी। बट कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं, लेकिन उनको पूछना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, रस, छंद, अलंकार और विधाएं। काव्य के क्षेत्र में अनेक विधाएं हैं और हर विधा में कवि लिखते हैं। मैं ये कहूंगा कि नवोदित कवियों को अपने अंदर के कवि को पहचानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में एक टैलेंट होता है और आप किस विधा में बहुत अच्छा लिख सकते हैं ये आप चेक करा सकते हैं, तो आप उसी विधा में आगे बढ़ें। रस और छंद और अलंकार ये काव्य के श्रृंगार हैं जी। आप काव्य में जिस रस को लेके और छंदों में, अलंकारों का जितना उसमें समावेश करेंगे, खैर नवोदित कवि तो शायद इन चीजों को बहुत देर से समझ पाते हैं और बहुत बड़ी बात है अलंकारों को उसमें काव्य लेखन में लेना। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बड़ी बात भी नहीं है। जब आप किसी चीज को लक्ष्य बना के चलेंगे तो ये बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि नवोदित कवियों को अपने वरिष्ठ कवियों से अपनी बात को साझा करना चाहिए और अपनी रचनाओं को उनको दिखाना चाहिए, और तब जाके वो रस, छंद, अलंकार को उसमें समावेश कर पाएंगे। लेकिन अपनी एक विधा को पकड़ के चलें। कभी कभी क्या होता है, साथी कवि के साथ उसकी कविता सुनने के बाद, या ये होता है कि किसी मान लो यूट्यूब चैनल पर या किसी प्रोग्राम में किसी कवि की कोई विधा की कुछ लाइनों को बहुत बढ़ते हुए देख लिया तो वो उसकी कॉपी करने लगते हैं, उस ओर भागने लगते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि आप अपने अंदर का, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम में जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तब लोगों का ऐसा कहना था कि सचिन तेंदुलकर चले जाएंगे तो शायद भारतीय टीम गड़बड़ा जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर की खेलने की अपनी शैली थी और विराट कोहली जी की खेलने की अपनी शैली है। अपनी अपनी शैली में लिखना चाहिए और उसी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जी। मतलब कि कविता भी एक गणित है, उसको सीखना बहुत जरूरी है अगर किसी भी विधा में आप पारंगत होना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो सर आपका एक काव्य संग्रह है जो छंदावली, उसमें से कुछ पंक्तियां हमको सुना दीजिए। जी बिल्कुल। छंदावली में मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता हूँ जी। और एक यहाँ सुंदरकांड पाठ का मंडल चलता है, उसमें मैं खुद के भजन लिखता हूँ और उन भजनों को उसमें गाता हूँ। उसी में मैं एक छंदावली के कुछ छंद भजन में डालकर बोलता हूँ, वही छंद आपको सुना रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा कि बांसुरी सुतान तान मोहे वो नादान जान, नंद जी को लाल मोहे बरवट सतावे रे। कि बांसुरी सुतान तान मोहे वो नादान जान, नंद जी को लाल मोहे बरवट सतावे रे। और हिये में जगावे प्यास सुध विसरावे काना, छुप छुप बंसी वट जिए को जलावे रे। कि नटखट नटवर, कि नटखट नटवर चलत वटेरी चाल, कि नटखट नटवर चलत वटेरी चाल, गोपियन देख देख और इतरावे रे। कि नटखट नटवर चलत वटेरी चाल,
गोपियन देख देख और इतरावे रे, और मधुर मधुर मुस्कान देते बारी बारी नैनन सो तीर मारे मोहे वो बुलावे रे। अंतिम छंद है इसका जी कि मुरली अधर धरी, कि मुरली अधर धरी सिर पे मुकुट मोर, गले पीत पाट माला मोतियन सजावे रे। कि मुरली अधर धरी सिर पे मुकुट मोर, गले पीत पाट माला मोतियन सजावे रे। और आओ चलो सखी देखें राधा जू के संग आज, कुंज को बिहारी कैसो रास वो रचावे रे, कुंज को बिहारी कैसो रास वो रचावे रे। बहुत सुंदर पंक्तियां और भाव भी उतने ही खूबसूरत है। कृष्णमयी आपने पूरा वातावरण कर दिया दिनेश जी, बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि सर आपने मुझे बताया था, आप एक मंची कवि हैं और आपने अभी सुनाई होगा कि हमारे जो समूह के संस्थापक हैं कवि श्रेय जी ने एक ऐसे ही सम्मेलन का आयोजन करने की सोची है, जिसमें वो हमारे समूह के जो कवि हैं उनको एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं कि उनको मंच में प्रस्तुतिकरण वो सीख जाए या कुछ अनुभव उनको मिले। तो मैं आपसे चाहूंगी जो मंचीय कविता की प्रस्तुति होती है उसके बारे में आप कुछ विशेष बातें बताइए हमारे नए कलमकारों को। जी एक्चुअली क्या हुआ, मैं अब मेरा वो चाहे माइनस पॉइंट समझ लीजिए जी कि मैं शुरू से ही साहित्यिक लेखन जब मैंने किया तो मेरी रचनाएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने आप को पहचानना चाहिए। मेरे वरिष्ठ कवि जो यहाँ बैरसिया में मेरे जो वरिष्ठ कवि साथी हैं उनका लेखन बहुत ऊंचा है और उनके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। परंतु मैंने जब अपनी रचनाएं लिखी तो मुझे लगा कि ये संग्रह के लायक, उसमें पुस्तक के लायक वो नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मंची रचनाएं हैं, और मंची रचनाओं में जैसे आपने पूछा कि क्या अलग होना चाहिए मंच के लिए, तो मैंने ये देखा है कई मंच, जब मैंने बड़े मंच साझा किए राष्ट्रीय लेवल के, तो उसमें ये देखा है कि वहां पर रचनाएं ऐसी होना चाहिए जो तुरंत पब्लिक को समझ में आ सके, क्योंकि मंच पर आपको जो दाद मिलनी है वो समय का इंतजार नहीं करेगी। वो घर जाके आपको नहीं बोलेंगे कि वाह भानु जी आपकी कविता बहुत अच्छी रही थी। तो मंच पर आपका लेखन, आपकी शब्द शैली और आपका प्रभाव कविता का और आपकी प्रस्तुति का, आपका लेखन बहुत ही सरल, सहज, स्वाभाविक होना चाहिए जो श्रोताओं को तुरंत समझ में आ सके। इसके बाद दूसरे नंबर पर मंचीय कविताओं में मंच पर आपको सफल होना है तो उसमें आपकी प्रस्तुतिकरण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिर बात वही आती है कि अपने आप को पहचानिए। कुछ लोग बिल्कुल कॉपी करने के चक्कर में, जैसे आपको गाना नहीं आता है मान लो, कुछ कविताएं गाकर ही अच्छी लगती हैं, कुछ कविताएं बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ कवि कॉपी करने के चक्कर में कि नहीं उस कवि ने मतलब ये रचना बोली थी मंच पर और बहुत ही अच्छा दाद मिली उसको, तो वो गाने लगते हैं। लेकिन हम पर क्या अच्छा लग रहा है, मेरे बोलने पर, मेरे गाने पर क्या अच्छा लग रहा है, ये अपने आप को पहचान कर प्रस्तुतिकरण अगर देंगे तो शायद आप सफल होंगे। और मेरे बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे माँ सरस्वती का इतना आशीर्वाद है कि आज तक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंच पर मैं हूट नहीं हुआ हूँ। जो भी रचना मैंने सुना दी है वो श्रोताओं ने बहुत ही हृदय से अंगीकार की है, स्वीकार की है। ये श्रोताओं का, मेरे चाहने वालों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि एक तो आपने दर्शकों के साथ आपने कनेक्ट होना है, दूसरा अपने आप को समझकर अपनी रचनाएं सरल शब्दों में कहनी है जी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो सर जो कई बार ऐसा भी होता है ऋचा,
मंच पर एक चीज और देखी जाती है, आप जी। रचना सिलेक्ट नहीं कर सकते वहां पर। हाँ जी। आपने पहले से अगर रचना सिलेक्ट कर ली कि मैं ये सुनाऊंगा, एक या दो रचना ये वाली सुनाऊंगा, परंतु क्या होता है मंच पर जैसे 10 कवि हैं, जी। तो मेरे पहले किसका नंबर था, वो जी। क्या सुना के गया है, क्या फ्लो बन गया है, श्रोता किस रस में है। अगर मान जी। लो मुझसे पहले, चूंकि मैं ओज में लिखता हूं, वीर रस की कविताएं हैं मेरे पास, परंतु मुझसे पहले अगर कोई हास्य कवि पढ़ गया है तो मेरी मजबूरी हो गई, मुझे हास्य से ही शुरू करना पड़ेगा, जी बिल्कुल। क्योंकि श्रोताओं का मन हास्य सुनने का था। अब उनको कन्वेंस करके, कन्वर्ट करके आपको वीर रस पे, ओज पर लाना पड़ेगा। तो जी। मंच की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। नहीं वो तो हमारे अभी जो कवि भाग लेंगे वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन आपके सुझाव से मुझे लगता है बहुत उनको फायदा होगा। जी जी जी। तो सर आगे बढ़ते हैं और आपकी विरह प्रेम जो काव्य संग्रह है उसमें से कुछ रचना सुन लेते हैं। जी सर। विरह प्रेम में मैंने एक चीज और मैं बता दूं, विरह प्रेम की एक छोटी सी रचना बोलने से पहले, जी। कि मेरी सारी रचनाएं, दो चीज उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा जितना भी लेखन है, काव्य लेखन, उसमें जी। दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये कि मुझे जहां भी कोई चीज दिखती है, या तो कोई शब्द दिख जाता है जी। या कोई वस्तु दिख जाती है, तो बस उस पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कि आज इस पर घर जाकर कविता लिखना है। तो और मैं उस पर आकर कविता लिख देता हूं। जी। और दूसरा पहलू ये है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी मां सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर, कि जिस विषय पर, जिस वस्तु पर, जिस शब्द पर मैं कविता लिखना चाहता हूं, मैं आकर तुरंत उसको लगभग 5-10 मिनट या 1 घंटे में वो कविता मैं लिख देता हूं। जी। और सारी मेरी रचनाएं बहुत कम समय में ही लिखी हुई हैं। और जी। ऐसा ही एक विरह प्रेम, उस विरह प्रेम के संग्रह से मैं एक छोटी सी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। जी। इसमें एक समझाइश दी गई है एक नारी को। जैसा कि कई बार ये होता है कि कोई नारी किसी के प्रति आकर्षित हो रही हो, जी। तो उसमें पाबंदियां और हदें इसमें बताई गई हैं, सुनिएगा। कि तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की, तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की, मत बहारों की तुम रात रानी बनो, तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की। तालों झीलों सी हर वक्त ठहरी रहो, तालों झीलों सी हर वक्त ठहरी रहो, झरते झरनों का झरता न पानी बनो, तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की। खूबसूरत जहां का जो पूछे पता, खूबसूरत जहां का जो पूछे पता, मैं बता दूं तुम्हें वो निशानी बनो, तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की। बादलों सी गरज बिजलियों सी चमक, बादलों सी गरज बिजलियों सी चमक, ना दीवाना करो ना दीवानी बनो, तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की। और अगली लाइन जो मुझे बहुत ही पसंद है, कि तेरे अंगों पे लिख दूं उपन्यास में, तेरे अंगों पे लिख दूं उपन्यास में, फिर भला तुम न किससे कहानी बनो, तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की। वो शाम होती
है बैसी हर एक शाम हो, शाम होती है बैसी हर एक शाम हो, शाम कोई अलग ना सुहानी बनो तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की। और अंतिम दो लाइनों में जहां मुझे भी डर लगने लगता है कि डर बहकने का तेरी अदाओं से है, डर बहकने का तेरी अदाओं से है, भानु सीना दहकती जवानी बनो तुम कली हो किसी के गुलिस्तान की। सर बहुत सुंदर रचना, और आपने मर्यादा को बहुत सुंदर तरीके से अपने शब्दों द्वारा प्रकट किया है। बहुत ही खूबसूरत भाव और रचना भी। जी तो सर बधाई आपको इतनी खूबसूरत रचना और काव्य संग्रह के लिए। जी तो सर जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आप संदेशों के लिए भी अपनी आवाज देते हैं, तो ये बहुत एक मुश्किल काम होता है कि अपनी आवाज से लोगों को प्रभावित करना। और हमारी जो केकेजे साहित्य रत्न प्रतियोगिता है, इसमें लेखन और प्रस्तुतिकरण दोनों का बहुत महत्व है, या मैं कहना चाहूंगी बराबर का महत्व है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम किसी कविता को प्रस्तुत करते हैं तो लेखन को हमने क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा प्रस्तुतिकरण भी उतना ही प्रभावशाली बन जाए? जी जैसा कि आपने कहा, मैं संदेशों में मतलब संदेश शायद अलग वर्ड हो गया। मैं यहाँ जो रिकॉर्डिंग मेरी चलती है वो चुनाव प्रचार इलेक्शंस वगैरह में मेरी वॉइस चलती है। यहाँ पूरे भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर में, विदिशा में जाती है मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग। एक रिकॉर्डिंग रूम बना रखा है और उसमें जब इलेक्शन आते हैं तो ये समझिए हमारा सीजन आ जाता है। तो उस समय बहुत व्यस्तता रहती है, रात रात भर रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि चुनाव की एक तारीख निश्चित रहती है ना। तो उस डेट से पहले ही प्रचार की भी, जब प्रचार थमता है तो वो भी तारीख निश्चित रहती है। तो सभी प्रतिभागी जो मैदान में रहते हैं, चुनाव मैदान में, वो चाहते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग पहले चले, ज्यादा दिन तक चले। तो हम बहुत व्यस्तता के कारण कई लोगों को रिकॉर्डिंग दे भी नहीं पाते हैं। तो रात में दिन रात करके हम वो रिकॉर्डिंग करते हैं। और साथ में आपने ये कहा कि नवोदित कवि हैं जो, उनका लेखन और प्रस्तुतिकरण, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेखन में कई नवोदित कवि ये ध्यान भी नहीं रखते। कविता का मतलब है उसमें तुकबंदी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, पहली स्टेप, मेरे अनुसार, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है कविता के बारे में, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप सरल भाषा बोलते हैं, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये सरल भाषा हो गई। इसी को हम कविता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक लाइन बोले और उसकी आखिरी का वर्ड और दूसरी लाइन के आखिरी का वर्ड अगर तुकांत हो, अंत में तुक आ रही हो, तो शायद वो कविता हो जाएगी। तो मैं नवोदित कवियों को यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तुकबंदी का ध्यान रखें। आप निखरते चले जाएंगे, समय लगेगा, हर चीज में निखरने में समय लगता है। और आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे, उसमें अपना पूरा समय देंगे, तो आप बिल्कुल उसमें अपने चरम तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले कविता का पहला पड़ाव जो है और पहली स्टेप जो है, आप तुकबंदी पे ध्यान रखिए। मैंने कई कविताएं फेसबुक पर भी पढ़ता हूं और यहाँ पर भी छोटे रचनाकार जो है नवोदित कवि, उनकी रचनाएं जब पढ़ता हूं तो उसमें पहली लाइन में क्या लिखा है आपने और दूसरी लाइन बिल्कुल अलग जा रही है, उसमें कोई तुकबंदी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा नवोदित कवियों से कि वो सबसे पहले तुकबंदी पे कविता लिखें, फिर रसों पर ध्यान दें, फिर छंदों पर ध्यान दें, फिर अलंकारों पर ध्यान दें। और हमारे साथी कवियों के साथ हम जितना ज्यादा समय बिताएंगे और छोटी छोटी गोष्ठियों से स्टार्ट करें, छोटी छोटी गोष्ठियों में जाना प्रारंभ करें, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है वरिष्ठ कवियों से। और प्रस्तुतिकरण का तो
जैसे पहले भी आपको बताया मैंने, प्रस्तुतिकरण का सबसे पहला तरीका अपने आप को पहचान लें कि मैं कितना अच्छा परोस सकता हूं, कितना अच्छा बोलने में मैं बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा हूं, या मैं गाने में बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा हूं, मेरे प्रस्तुतिकरण में दोहे ज्यादा सूट हो रहे हैं, या छंद ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे बोलने पर, या मैं गीत अच्छा गाता हूं। तो आप उस विधा में, उस रस में आगे बढ़िए, तब आप सफल होने का ज्यादा चांस है आपके। मतलब अपनी आवाज में आरोह अवरोह ये बहुत जरूरी है, कहाँ पर आपने ज्यादा उस पे बात पे जोर देना है, कहाँ पर आपने कम करना है, ये सब बातों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। आरोह अवरोह का तो संगीत में और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम किसी चीज को, कविता को या गीत को शुरुआत करते हैं तो आरोह और अवरोह का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उन चीजों को हम मतलब यहाँ बोलने पर तो शायद कम समझा सकते हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे कवि का, बहुत अच्छे रचनाकार का हम प्रस्तुतिकरण देखें, उसको बार बार सुने और समझें, तब हम उसमें आगे बढ़े। जी, कई कवि बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन प्रस्तुत करते समय उनमें थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं, जिससे उनकी रचनाएं इतनी प्रभावशाली नहीं बन पाती है। तो उसमें प्रस्तुतिकरण पे खास ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जी। सर, अभी आपने बहुत सारे मंचों पे अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं। सर आपका म्यूट है। जी सर, आपने बहुत सारे मंचों में कविताएं प्रस्तुत की हैं। कनेक्ट करें क्या सर? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं आ रही है। पकड़ना। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? बोले 90% हो गया। अब क्या होगा इसमें भेजो लिंक। क्या है, पहले नेट क्यों चलाया तुमने? और ऐड भी चल रहा है, ऐड भी चल रहा है। आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उनको आ रही, उनकी नहीं आ रही है मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। अभी आ रही है सर आवाज? नहीं आ रही, दोबारा करें। वो हटा दो। तो हमारे साथ अभी दिनेश भानु जी बात कर रहे थे अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में, और बता रहे थे कि जब हम कविता लिखते हैं और कविता प्रस्तुत करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हमसे दिनेश जी ने बताया कि जो मंचीय कविता है उसको लिखने का और उसे प्रस्तुत करने का तरीका हमेशा अलग होता है। तो हमारे जितने भी रचनाकार हैं, नए रचनाकार हैं, अगर वो इस बात को ध्यान में रखेंगे, दिनेश जी की बात को ध्यान में रखेंगे, तो मुझे यकीन है बहुत अच्छी रचना वो कर सकते हैं और प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। तो सर मैं वापस आपके पास आती हूँ। अभी जैसे आपने बताया आप बहुत सारे मंचों में कविता पाठ कर चुके हैं, तो कोई ऐसी कविता बताइए जिसके साथ आपकी कोई खास याद जुड़ी हो। जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बॉम्बे के पास एक बड़ा मंच था जी। खामगांव, एक स्थान है खामगांव। जी। वहां पर मैंने रचना पाठ के लिए गया था और बड़े बड़े रचनाकार उस मंच पर थे, और शायद मैं सबसे छोटा रचनाकार उस मंच पर था। आप अगर एक नाम से ही अंदाजा लगा लेंगे, ओमपाल सिंह निडर, जो सांसद भी रह चुके हैं और काव्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, ओमपाल सिंह जी निडर।
और शशिकांत जी, शशि, शंभू सिंह जी, मनहर, इस तरह से बहुत बड़ा मंच वो था। उस मंच को मैंने साझा किया था जी। उस पर मैंने एक रचना बहुत ही डरते डरते, चूंकि बहुत बड़े कवि उस मंच पर थे, तो बहुत डरते डरते मैंने उस मंच पर एक रचना पढ़ी। जी। किंतु वही मेरा माँ सरस्वती का आशीर्वाद मुझ पर, और उस रचना को इतना सराहाया गया वहां पर, और सभी कवियों ने मेरी पीठ थपथपाई, तो मुझे बहुत बल मिला उस रचना को वहां पढ़कर। फिर इसके बाद मैंने कई मंच साझा किए। उस रचना को मैं आपके सामने सुनाना चाह रहा हूं। जी जी। और वो रचना मेरी पसंदीदा भी है, और जो ओज में मैं लिखता हूं उससे रिलेटेड भी है। जी जी, उसका शीर्षक है आर पार। सुनिएगा कि भारत माँ के दामन को मत तार तार हो जाने दो, कि भारत माँ के दामन को मत तार तार हो जाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो। भारत माँ के दामन को मत तार तार हो जाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो। ना व्यर्थ समय बर्बाद करो शांति का पाठ पढ़ाने में, पहले ही देर बहुत कर दी दुश्मन का निशा मिटाने में। ना व्यर्थ समय बर्बाद करो शांति का पाठ पढ़ाने में, पहली ही देर बहुत कर दी दुश्मन का निशा मिटाने में। सीमा में बंधे जवानों को, सीमा में बंधे जवानों को अब हद से पार हो जाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो। और नहीं चाहते थे अभी आना हम अपनी औकातों पर, नहीं चाहते थे अभी आना हम अपनी औकातों पर, वरना रखना पड़ता तुमको घूसे लातों पर। कि नहीं चाहते थे अभी आना हम अपनी औकातों पर, वरना रखना पड़ता हरदम तुमको घूसे लातों पर। और छोड़ा अपनी सह पर, छोड़ा अपनी सह पर, सोचा था अरमान मिटाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो। और देश के वीर युवाओं से मेरा आह्वान अगली पंक्तियों में कि उठो सपूतों भारत माँ के दूध का कर्ज चुकाना है, उठो सपूतों भारत माँ के दूध का कर्ज चुकाना है, दो धारी तलवार है हम दुश्मन को आज दिखाना है। उठो सपूतों भारत माँ के दूध का कर्ज चुकाना है, दो धारी तलवार है हम दुश्मन को आज दिखाना है। अब नहीं गिनेंगे बलिदानों को, अब नहीं गिनेंगे बलिदानों को, बेशुमार हो जाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो। और बच्चा बच्चा तड़प रहा सरहद पर शोर मचाने को, बोल रहा कतरा कतरा उस माँ को तिलक लगाने को। बच्चा बच्चा तड़प रहा सरहद पर शोर मचाने को, बोल रहा कतरा कतरा उस माँ को तिलक लगाने को। और लगी हुई है आग खून से, लगी हुई है आग खून से उनके आज बुझाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो। और एक शांति प्रक्रिया की पहल की गई थी माननीय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम। उस पर अगली पंक्तियां हैं कि देख लिया क्या सिला दिया यूं बार बार समझाने का, देख लिया क्या सिला दिया यूं बार बार समझाने का, कारगिल का तोहफा था बस सेवा शुरू कराने का। देख लिया क्या सिला दिया यूं बार बार समझाने का, कारगिल का तोहफा था बस सेवा शुरू कराने का। बार बार से ऊब गए, बार बार से ऊब गए, अब एक बार हो जाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो। और अंतिम पंक्तियां कि हम शेरे हिंद हैं टकरा सकते आंधी और तूफानों से, हम शेरे हिंद हैं टकरा सकते आंधी और तूफानों से, भारत की सारी जनता का कहना वीर जवानों से। हम शेरे हिंद हैं टकरा सकते आंधी और तूफानों से, भारत की सारी जनता का कहना वीर जवानों से। मातृभूमि के लिए आज, मातृभूमि के लिए आज बलिदान प्राण हो जाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो, मचल रहा दिल मत रोको अब आर पार हो जाने दो। सर बहुत खूबसूरत रचना, आपके नाम को सार्थक करती, ओजस्वी जो नाम है उसको सार्थक करती रचना। सर बहुत सुंदर। तो सर जैसे कि आप हमारे समूह कलम के जादूगर से काफी समय से जुड़े हुए हैं,
और इसमें होने वाले सारे जो गतिविधियां हैं, चाहे वो काव्य पाठ है या प्रतियोगिता है, आप उसमें भाग लेते रहे हैं। तो अक्सर हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं हमसे कि कलम के जादूगर में कुछ ऐसा जादू है, ऐसा सम्मोहन है कि मैं तो लोग गया खींचे चले आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो विशेष जादू आपको क्या लगा हमारे समूह में, जो इसको अलग करता है अन्य समूहों हो से? गया कनेक्ट। जी सर। हाँ जी, दिनेश सर। हाँ जी, तो ये थे हमारे साथ दिनेश भार्गव जी। बहुत सुंदर सुंदर अपनी कविताएं सुना रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर बातें कर रहे थे। तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हमसे अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपनी टीम के ओर से, अपनी ओर से दिनेश जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी इतनी सुंदर रचनाओं के लिए। तो सर, मैं आप वापस अपने उसी प्रश्न पर आती हूँ कि आपको हमारे कलम के जादूगर में ऐसा क्या जादू लगा जो इसे अन्य समूहों से अलग बनाता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं तो ये समझिए, आप कलम के जादूगर चैनल से, ग्रुप से जुड़कर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ। और आपका ये कलम के जादूगर जो चैनल है, जो ग्रुप है, ये बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अलग है। और ये अलग इसलिए है, मैं कहूंगा कि हर ग्रुप, हर संस्था, हर संगठन को चलाने वाले लोग जो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो चीज मैंने आपके इस ग्रुप में देखी कि आपका जो ऊपर से नीचे तक जो चैनल का नाम ही वही है, चैनल जो आपने बनाई है, बहुत ही अच्छे उनको जोड़ के रखा है आपने। जैसा कि मैंने पहले कहा, श्रेय जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को, आपको और भी लोगों को इससे जोड़ के रखा है और अपना अपना उपयुक्त स्थान उनको दिया है। और वो बहुत ही अच्छे से इस ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं और अपना अपना जादू दिखा रहे हैं। और उसमें चार चांद लगा रहे हैं हमारे रचनाकार, जो अलग अलग शैली, अलग अलग विधाओं में यहाँ पर आपके इस चैनल से जुड़कर और लिख रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं। और नवोदित कवियों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और वो तरह तरह के रंग बिखेर रहे हैं। इस सतरंगी माहौल कर दिया है आपके इस चैनल को, कवियों ने भी और आपने भी। आप और सभी लोग जो आपका साप्ताहिक न्यूज का जो आप प्रस्तुत करते हैं, वो उससे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आपके कार्यक्रमों की जानकारी हमें पूर्व में मिल जाती है उसमें। उसमें भी अच्छी प्रस्तुति है आपकी और बहुत ही मतलब मैं इससे प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा समूह आप जैसे रचनाकारों की वजह से ही रोज प्रगति कर रहा है। नए नए जो आयाम है वो हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और श्रेय तिवारी जी का जो विजन है, वो तो उसके तो क्या कहने। जी, तो सर चलते चलते आपकी कोई एक रचना अगर आप सुनाना चाहें। जी, एक छोटी सी रचना। जी जी। जो भी आपकी मन पसंद हो, जिसे आप अक्सर गुनगुनाते हो। जी जी। माँ के लिए सुनाने। मैंने माँ के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं जी। और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी 1 वर्ष पूर्व मैंने अपनी माँ को खोया है। और मैं ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, जब आपसे जुड़ी रहती है तो शायद उसके विरह का, उसकी कमी का आपको अंदाजा नहीं रहता। लेकिन उसके चले जाने के बाद
आपको वो खाली स्थान जब दिखता है तो उसकी कमी आपको महसूस होती है। एक वर्ष पूर्व मैंने अपनी माँ को खोया, तब जाके मैंने एक खालीपन सा महसूस किया और ये पंक्तियां मैंने अपनी माँ के लिए लिखी। उस रचना से पहले 4 पंक्तियां कि छोड़ती भाग्य पर तीरों को अपने, छोड़ती भाग्य पर तीरों को अपने वो कमा होती है, और जला निर्दोष परवानों को खुश हो वो समा होती है। छोड़ती भाग्य पर तीरों को अपने वो कमा होती है, जला निर्दोष परवानों को खुश हो वो समा होती है। और दूध पीने में तुम आंचल काटते जिसका, दूध पीने में तुम आंचल काटते जिसका, पलट कर प्यार ही देती है वो सिर्फ मां होती है, पलट कर प्यार ही देती है वो सिर्फ मां होती है। और कुछ पंक्तियां सुनिएगा मां के लिए जी। कि झीलों सी ठहरी रहती है, झीलों सी ठहरी रहती है, झरनों सी झरती है मां, झीलों सी ठहरी रहती है, झरनों सी झरती है मां, पर्वत सी ऊंचाई मां में, सागर सी गहराई मां। कान्हा की मुरली बन बजती, कान्हा की मुरली बन बजती, बनती सरस्वती की वीणा, कान्हा की मुरली बन बजती, बनती सरस्वती की वीणा, रातों को लोरी बन जाती, दिन को वो सहनाई मां, रातों को लोरी बन जाती, दिन को वो सहनाई मां। और ममता की मूरत भी होती, ममता की मूरत भी होती, काल बने वो काली सा, ममता की मूरत भी होती, काल बने वो काली सा, मैं तो डर से डरा हूं लेकिन कभी नहीं घबराई मां, कभी नहीं घबराई मां। और तेज तपिस की दोपहरी में, तेज तपिस की दोपहरी में दामन से सर ढकती मेरा, कड़कड़ ठंड ठिठुरती रातें बन गई गर्म रजाई मां, कड़कड़ ठंड ठिठुरती रातें बन गई गर्म रजाई मां। और पिता बने वो मां भी बनती, बने कहानी दादी की, पिता बने वो मां भी बनती, बने कहानी दादी की, और बने बहन भी रक्षा बंधन को बन जाती भाई मां। क्या मां ऐसी होती है तो बच्चे के लिए कुछ भी बनने तैयार हो जाती है जी। तब सुनिएगा कि रिश्ते नाते सगे पड़ोसी, रिश्ते नाते सगे पड़ोसी हो जाते बेगाने सब, रिश्ते नाते सगे पड़ोसी हो जाते बेगाने सब, हो जाते बेगाने सब, पीर पिरोए दिल में रहती होती नहीं पराई मां, पीर पिरोए दिल में रहती होती नहीं पराई मां। और यूं तो जीवन में धन दौलत, यूं तो जीवन में धन दौलत मैंने खूब कमाया है, यूं तो जीवन में धन दौलत मैंने खूब कमाया है, मैंने खूब कमाया है, लेकिन मन के अंदर झांका केवल नेक कमाई मां, लेकिन मन के अंदर झांका केवल नेक कमाई मां। और रोजाना मजदूरी करके, रोजाना मजदूरी करके जो भी पैसे जोड़े थे, रोजाना मजदूरी करके जो भी पैसे जोड़े थे, मेरे जरा मचल जाने पर 4 खिलौने लाई मां, मेरे जरा मचल जाने पर 4 खिलौने लाई मां। और ये बहुत ही विकट परिस्थितियों में ये होता है, और मां कितना त्याग कर सकती है अपने बच्चे के लिए। अगली पंक्तियों में कि 16 श्रृंगारों को छोड़े, जिसके बगैर अस्तित्व नहीं है स्त्री का, नारी का, कि 16 श्रृंगारों को छोड़े ना मिले खुदाई ईश्वर की, 16 श्रृंगारों को छोड़े ना मिले खुदाई ईश्वर की, बेटे की बर्दाश्त नहीं कर सकती कभी जुदाई मां, बेटे की बर्दाश्त नहीं कर सकती कभी जुदाई मां। और जब मेरी मां मेरे सामने से निकल गई तब मैंने ये पंक्तियां लिखी कि मां बीमार दबा हाथों में पर कुछ भी ना कर पाया, मां बीमार दबा हाथों में
पर कुछ भी ना कर पाया, पर कुछ भी ना कर पाया, मुट्ठी से यूं रेत फिसलती, बन गई वो परछाई मां, बन गई वो परछाई मां। और अंतिम लाइनें इसकी कि धूल तेरे कदमों की लेकर, धूल तेरे कदमों की लेकर पूज रहा हूं यादों में, धूल तेरे कदमों की लेकर पूज रहा हूं यादों में, पूज रहा हूं यादों में। और तू होती तो इस बेटे को, तू होती तो इस बेटे को देती आज दुहाई मां, तू होती तो इस बेटे को देती आज दुहाई मां। बहुत सुंदर रचना माँ पर और बहुत भावपूर्ण। मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपकी शब्दों को सुनकर, शब्द संयोजन को देखकर। बहुत सुंदर रचना दिनेश जी। आपसे बहुत कुछ और भी बातचीत करने का मन है, बहुत कुछ जानने का मन है, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। तो मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करूंगी कि आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। साथ ही मैं अपनी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयां देती हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ दिनेश जी। जी, आपका संचालन बहुत अच्छा, मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका संचालन। और धन्यवाद। विदा होने से पहले 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूं धन्यवाद कि सरल सहज स्वाभाविक मन से, जी, सरल सहज स्वाभाविक मन से, कोई उपहार न किसी सुमन से, सरल सहज स्वाभाविक मन से, कोई उपहार न किसी सुमन से, संप्रेषित हैं हृदय ऋचाएं, संप्रेषित हैं हृदय ऋचाएं, आपको बधाई अंतर मन से, आपको धन्यवाद। बधाई अंतर मन से। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ केकेजे साहित्य रत्न की लोकप्रिय श्रेणी के विजेता कवि दिनेश भार्गव भानु जी, जिन्होंने अपने अनुभव और साहित्य की बारीकियां आप लोगों के साथ साझा की। आशा करती हूँ कि आपको उससे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला होगा। साथ ही उनके नाम के अनुरूप उनकी रचनाएं जो ओज से भरी हुई थी, जिनमें काव्यात्मक सौंदर्य था, उसको सुनने का भी आपने आनंद उठाया होगा। इसी के साथ हमारा आज का ये एक शाम कलमकारों के नाम कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे किसी नए कलमकार के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।